नंबर 36 में बोला है कि मोबाइल स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स मेक्स योर आई साइट वीक एंड गिव यू हेडेक। क्या होता है, मोबाइल के यूज से हेडेक होता है, हमारी आई साइट भी वीक होती है। तो एक स्कूल में क्या है, कैंपिंग बनाया गया किस तरह से कि चिल्ड्रन हु आर एडिक्टेड टू प्ले पबजी गेम में ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। सो दैट्स वाई टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट ऑफ प्लेइंग पबजी अ स्कूल डिसाइडेड टू स्टार्ट बैन पबजी। ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने ये अवेयरनेस स्टार्ट की। इन विच स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्रिपेयर कंपेइंग बोर्ड इन दी शेप ऑफ रेक्टेंगल। उन्होंने एक बोर्ड बनवाया, 10th क्लास के स्टूडेंट से एक बोर्ड बनवाया और उस पर लिखवाया क्या, बैन पबजी एंड सेव किड्स। ठीक है, तो सोशल अवेयरनेस के लिए एक स्कूल में ये एक नया इफेक्ट डाला गया। तो यहाँ पर एक बोर्ड हमें दिखाया गया है कि इस तरह का एक रेक्टेंगल शेप में एक बच्चे ने इस तरह से बोर्ड बनाया है। अब उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस बेस पर। तो फर्स्ट है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, शेप पता है हमें, ये हमारा रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल के ये हमारे वर्टाइसेस है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है AC और BD, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं फर्स्ट पार्ट में। तो इंटरसेक्शन पॉइंट दैट मीन्स कि वो उसका मिड पॉइंट है। रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो, ए के हमें पता है, ए के कोऑर्डिनेट है 1,1 और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे, कोई भी एक डायगोनल ले लो, या तो AC ले लो या BD ले लो, मैंने AC ले लिया है। ठीक है, तो सी के है मेरे 7,5। अब जो मिड पॉइंट फाइंड करना हमें, मान लो इसका मिड पॉइंट D है। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट D है। तो D के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2। बस ये रख दो वैल्यूज। सो x1 प्लस x2 मतलब 8y2। ठीक है, और ये मेरा 5 + 1 मतलब 6y2। बस इन्हें और सिंप्लीफाई कर लो, 2 4 = 8। तो मेरे क्या आ गए कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट के, ये D के 4,3। इसका बी पार्ट देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। हमें जब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो 2 पॉइंट्स की, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, बस वही यूज करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली सेक्शन ई में आता ही आता है। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 क्या है, तो देखो डायगोनल AC की बात हो रही है, मतलब A के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो A के जो है 1,1 ये मेरे हो गए x1 y1 और C के 7,5 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये मेरे x2 y2 हो गए। बस आप फॉर्मूले में रख लीजिए, AC की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, लेंथ ऑफ AC फाइंड करना है। सो x2 - x1 मतलब 7 - 1 6 होल स्क्वायर, y2 - y1 5 - 1 4। ठीक है, तो ये मेरा 36 हो गया और ये मेरा 16 हो गया, 52 आया। तो यहां से मेरी लेंथ आएगी 2⁻13। ठीक है, करेक्ट। तो ये मेरी लेंथ ऑफ AC आ गई। चलिए, पार्ट C में 2 क्वेश्चन है जो और में होते हैं, या तो A करना है या B करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ कंपेइंग बोर्ड ABCD। इस बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये बोर्ड हमारा किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बस वही फॉलो करना है यहाँ पर। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब हम AB इंटू BC या AB इंटू AD, वॉट एवर जो भी फाइंड कर ले, सेम आएगी उसकी लेंथ। ठीक है, तो हम पहले AB फाइंड कर लेते हैं। तो AB हमारा कैसे निकलेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AB निकाल रही हूँ तो मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ 7 - 1 और 1 - 1। तो 7 - 1 तो मेरा 6 हो गया और ये 1 - 1 0 हो गया। तो यहाँ से मेरी AB कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर और रूट है तो 6 आ जाएगा। अब मैं BC फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, तो BC जब फाइंड करूंगी तो BC में देखो ये x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया। सो 7 - 7 0 हो गया, या तो 0 हो गया। अब y2 - y1 5 - 1 4 हो गया, तो 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC क्या आ गई, मेरे 4 आ गया। ठीक है, 16 का रूट करेंगे वही 4 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ABCD निकालेंगे हम। एरिया ऑफ ABCD तो हमें पता है रेक्टेंगल शेप है। सो AB इंटू BC, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब 6 इंटू 4, तो यहाँ से मेरी कितना एरिया आ गया, 24। ये मेरा एरिया ऑफ ABCD आ गया।
अब बी पार्ट समझ लेते हैं। फाइंड द रेशो, यहाँ पे रेशो पूछा है किसका, ए बी और ए सी का, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए बी अपॉन ए सी। अब देखो यहाँ पे हमने ए बी की तो निकाल ली है, तो ए बी तो मैं डायरेक्ट 6 लिख रही हूँ, और ए सी की हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, तो फर्स्ट पार्ट में मेरी 2√13 आई थी, ठीक है। फर्स्ट में हमने सेकंड में हमने लेंथ ऑफ ए सी निकाली थी बी पार्ट में। तो यहाँ से मैं इसे कट कर रही हूँ, 2 3 जार, तो यहाँ से 3 रेशो √13, ये मेरा रेशो आ गया ए बी एंड ए सी का। क्वेश्चन नंबर 37 को समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। खुशी wants to organize her birthday party. Being health conscious, she decided to serve only fruits in her birthday party. उसने क्या है, बर्थडे पार्टी अरेंज करने का सोचा, बट वो हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने बर्थडे में सिर्फ फ्रूट ही सबको देगी, फ्रूट्स ही खिलाएगी। तो किस तरह से डिसाइड किया उसने, शी वॉट 36 एप्पल्स एंड 60 बनाना, जो उसने 60 बनाना खरीदे और 36 एप्पल खरीदे। बस उस बेस पर हमारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट, कम से कम कितने गेस्ट वो इनवाइट कर सकती है कि वो जो 60 बनाना और 36 एप्पल खरीद के लाई है वो सब में बांट सके। तो देखो हमारे पास 36 एप्पल है और 60 बनाना है। अब सब में इक्वली भी बांटना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर से हम कैसे फाइंड करेंगे खुशी कितने गेस्ट को इनवाइट कर सके कम से कम। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो दोनों का हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, मतलब यहाँ पर हम HCF ऑफ 36 एंड 60 निकालेंगे। अब देखो 36 हमारा 6 × 6 होता है, 60 हमारा 6 × 10 होता है, तो कॉमन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ तो कोई कॉमन है ही नहीं ना, 3 × 2 भी करेंगे, 5 × 2 करेंगे, सॉरी हाँ 3 × 2 हो रहा है, 3 × 2 और यहाँ पर 5 × 2, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 और 5 नहीं है, तो मतलब कि यहाँ से हमारा HCF कितना निकल के आ रहा है, 12, ठीक है। तो इसका मतलब वो 12 पर्सन को इनवाइट कर सकती है। सेकंड देखते हैं, हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट। अब उसने 12 पर्सन बुला लिए, तो कितने एक बंदे को कितने बनाना और कितने एप्पल मिलेंगे ये पूछा है। तो देखो 36 को डिवाइड कर लो 12 से, 60 को डिवाइड कर लो 12 से, तो 3 क्या है, एप्पल मिलेंगे, एक को 3 एप्पल मिलेंगे और 5 बनाना मिलेंगे। क्लियर। थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। इफ खुशी डिसाइडेड टू ऐड 42 मैंगोज, अब उसने क्या किया कि एप्पल और बनाना के साथ मैंगो भी ऐड कर लिए हैं, सेम फर्स्ट जैसे ही है। हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट, इनवाइट, तो सेम फर्स्ट जैसे ही यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर निकाला था, सिमिलरली यहाँ 3 नंबर के लिए हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर हम HCF किसके लिए निकालेंगे, 36 एप्पल तो हैं ही, 60 बनाना है और हमारे 42 मैंगो ऐड हो गए, तीनों का HCF निकालेंगे। तो देखो 36 का 6 × 6, ठीक है, 6 × 3 × 2 कर लो। 60 का निकाल रही हूँ, ये 36 का है, 60 का निकाल रही हूँ 6 × 5 × 2। अब 42 को निकाल रही हूँ 6 × 7। अब देखो तीनों में कॉमन सिर्फ 6 ही है, यहाँ 2 था बट यहाँ 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो HCF आया तीनों का वो आया 6, तो कम से कम वो 6 पर्सन्स को इनवाइट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 पर्सन्स को इनवाइट कर सकती है। एट द मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लास्ट सी पार्ट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जो और में आता है, जहाँ पे हमें कॉस्ट गिवन है कि 1 डजन बनानास की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, 1 एप्पल की कॉस्ट 15 रुपीज़ है एंड 1 मैंगो की कॉस्ट हमें 20 रुपीज़ गिवन है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पूछा है कि खुशी ने कितने पैसे खर्च किए फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो उसने कितने डजन खरीदे बनाना, उसने 60 बनानास खरीदे हैं, मतलब 1 डजन 12 होता है, तो यहाँ पर उसने 5 डजन खरीदे हैं। तो यहाँ पर 1 डजन की कॉस्ट दी है 60 रुपीज़, तो उसने कितने खरीदे 5 डजन, तो 5 × 60, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5 × 60। अब इसमें क्या ऐड करना है, अब उसने पहले बनाना खरीदे और एप्पल खरीदे हैं, तो एक एप्पल की कॉस्ट 15 है, तो 36 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, 36 में 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एप्पल की कॉस्ट आ जाएगी। अब मैंगो, एक मैंगो 20 रुपीज़ का है, तो उसने टोटल मैंगो कितने खरीदे थे, 42 खरीदे थे, तो 42 में
जब एक मैंगो 20 का है तो 42 मैंगो कितने के होंगे, 42 इंटू 20। बस इन सब का मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ 1680 रुपीज़ उसने खर्च किए फ्रूट्स खरीदने के लिए। समझ लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें हमें फिगर्स गिवन है, बस सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल हम 9th में पढ़कर आए हैं, सिमिलर फिगर्स के बारे में हमने 10th में पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो फिगर ए में 2 फिगर गिवन है, तो देखो इनकी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट दिख रही है बट एंगल सेम दिख रहे हैं। तो इस तरह के जो फिगर होते हैं उन्हें सिमिलर फिगर हम तब कहेंगे जब साइड्स जो हों, साइड्स जो हो उनके रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, या 2.4 है तो यहाँ 4.8 है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जो यहाँ पे जो साइड है जस्ट उसकी डबल इस फिगर में साइड है, मतलब यहाँ पर रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो ये इस तरह के फिगर मेरे होते हैं सिमिलर फिगर। सेकंड फिगर में देखते हैं, इस फिगर में देखो ये रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो मेरा रेक्टेंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, राइट एंगल गिवन है। अब इस फिगर में देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ये मेरा स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो ये ना मेरे कॉन्ग्रुएंट है ना ही मेरे सिमिलर फिगर है। फिगर सी की बात करते हैं, तो फिगर सी में हमारा, फिगर सी में देखो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब साइड्स इक्वल हो गए तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे कॉन्ग्रुएंट भी हो गए और हमारे ऑल एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं ये मेरे कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। तीनों फिगर्स समझ आ गए। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द फिगर्स वेयर इन 2 फिगर्स आर सिमिलर। अब इसमें से कौन से ऐसे फिगर हैं जो सिमिलर हैं, तो देखो ये मैंने अभी बताया था सिमिलरिटी का रूल क्या कहता है, एंगल्स तो इक्वल होना चाहिए बट जो साइड्स है इक्वल नहीं हो चलेगा बट उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रेशियो सेम आ रहा है करेस्पॉन्ड साइड्स का, तो ये मेरे सिमिलर फिगर है और ये मेरे कॉन्ग्रुएंट फिगर है। और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर भी कहलाते हैं बट सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते। तो यहाँ पर सिमिलर की बात पूछेंगे तो फिगर ए एंड फिगर सी मेरे सिमिलर फिगर्स हैं। सेकंड देखते हैं, नेम द फिगर्स वेयर इन द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट तीनों में से सिर्फ यही है मेरा फिगर सी है जो मेरे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स शो करते हैं। थर्ड देखते हैं, प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो सिमिलर बट नॉट द कॉन्वर्स। क्या अभी मैंने यही समझाया कि कोई भी 2 फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमारे सिमिलर फिगर कहलाते हैं, लेकिन अगर कोई 2 फिगर सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट रूल जो होता है जिसमें 2 फिगर्स जो होते हैं उनकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्ड साइड्स करस्पॉन्ड एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो मेरे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाते हैं। बट सिमिलरिटी रूल क्या कहता है, सिमिलर फिगर्स कब होंगे, ऑल एंगल्स तो इक्वल हो बट उनकी साइड्स इक्वल नहीं हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही लिखना है कि क्यों, तो वो रीजन हमें क्या देना है कि सिमिलर फिगर में साइड्स इक्वल नहीं होती हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट में साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड देखते हैं, व्हाट मोर इज लीस्ट नीडेड फॉर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ये पूछा है कोई भी 2 फिगर है, 2 ट्राइंगल है, अगर वो सिमिलर है तो हमें किस चीज, क्या चीज और उसमें ऐड कर दे, किस चीज की हमें नीड है कि वो फिगर जो हमारे सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए। तो देखो सिमिलर में जो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि वो दोनों फिगर्स की अगर एक पेयर करस्पॉन्ड साइड्स को हम इक्वल कर देंगे तो वो हमारे ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट भी कहलाने लगेंगे। तो आपको यहीं पे यहाँ पे एक स्टेटमेंट बस यही लिखना है, 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट दीज फिगर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर।